कभी सोचा है कि उम्मीद का वो सबसे ताकतवर प्रतीक सुपरमैन जिसे हम सब जानते हैं, वो असल में किसी के बहुत गहरे दुख, एक पर्सनल ट्रेजेडी से पैदा हुआ हो। आज हम इसी कहानी की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। सुपरमैन की वो असल कहानी जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। क्लीवलैंड की एक रात से दुनिया का सबसे पहचाना जाने वाला हीरो बनने तक का सफर। ये सिर्फ कॉमिक्स नहीं है, इसमें इतिहास है, आर्ट है और हाँ, उस दौर का अमेरिकन सपना भी। तो कहां से शुरू करें? वो कौन सी घटना थी जिसने असल में सुपरमैन को जन्म दिया? हाँ, तो ये बात है 1932 की क्लीवलैंड की। एक 17 साल का लड़का था, जेरी सीगल। उसके पिता मिशेल सीगल, उनकी अपनी दुकान थी और एक लूटपाट के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ओहो। जाहिर है उस रात जेरी सो नहीं पाया। दुख, गुस्सा, बेबसी, ये सब महसूस करते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कोई ऐसा हो जिसे गोलियां ना लगे, जो लाचारों की मदद कर सके। तो वो जो रात का सदमा था ना, उसी से सुपरमैन का पहला ख्याल जन्मा। ये दिखाता है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी कला या सबसे बड़े आइडियाज अक्सर हमारे सबसे गहरे दर्द से निकलते हैं। ये तो जेरी सीगल की बात हुई, लेकिन इसमें जो शस्टर का क्या रोल था? वो भी तो थे ना साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। जेरी ने ये आइडिया अपने दोस्त जो शस्टर के साथ शेयर किया, जो आर्टिस्ट थे। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अप्रवासी परिवारों से थे। उनके परिवार यूरोप में जो उत्पीड़न बढ़ रहा था, उससे बचकर अमेरिका आए थे। अच्छा। तो सोचिए, विडंबना देखिए। अमेरिका में सुरक्षा ढूंढने वाले 2 टीनेजर लड़के अमेरिका का पहला सुपर हीरो बना रहे थे। और ये वो दौर था जब अमेरिका में महामंदी चल रही थी, यूरोप में फांसीवाद सिर उठा रहा था। हाँ, माहौल काफी गंभीर था। बिल्कुल। और ऐसे में ये लड़के सच्चाई, न्याय और अमेरिकी तरीके के लिए लड़ने वाले एक किरदार का सपना देख रहे थे। लेकिन ये सपना, मतलब इसे पब्लिश करवाना तो आसान नहीं रहा होगा। सुना है सालों लग गए। आसान कहाँ, 6 साल, पूरे 6 साल उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। बार बार लोग मना कर देते थे। जो शूस्टर तो इतने गरीब थे कि उनके पास ड्राइंग पेपर खरीदने के पैसे नहीं थे। वो वॉलपेपर के पीछे ड्रॉ करते थे। वॉलपेपर के पीछे? बाप रे। हाँ, और जब आखिरकार 6 साल बाद उन्होंने नेशनल एलाइट पब्लिकेशंस, जो बाद में डीसी कॉमिक्स बनी, हाँ, डीसी कॉमिक्स, जी, उन्हीं को सुपरमैन के राइट्स बेचे, तो पता है कितने पैसे मिले? कितने? सिर्फ $130। क्या? सिर्फ $130? आज के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आज के हिसाब से शायद कोई $3000 होंगे, एक ऐसी चीज के लिए जो आज अरबों डॉलर की फ्रेंचाइजी है। अविश्वसनीय। $130। खैर, तो अप्रैल 1938 में एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 आ गई। उसमें ऐसा क्या खास था जिसने एकदम से लोगों को चौंका दिया? जरा सोचिए, 1938 का वक्त है, आप कॉमिक्स देख रहे हैं और कवर पर एक केप वाला आदमी एक कार को अपने सिर के ऊपर उठाए हुए हैं। हाँ, वो कवर तो आइकॉनिक है। बिल्कुल, ऐसा किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। ये एक तरह से लोगों की जो दबी हुई इच्छाएं थी ना, उनको पूरा करने जैसा था। कोई है जो ताकतवर लोगों से, भ्रष्ट नेताओं से, या जैसे असुरक्षित वर्किंग कंडीशंस होती हैं, उनसे लड़ सकता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ एलियंस या विलेन से नहीं लड़ रहा था शुरू में? नहीं नहीं, शुरुआती कहानियों में सुपरमैन झुग्गी झोपड़ियों के बेईमान मालिकों से लड़ रहा था, युद्ध से मुनाफा कमाने वालों से लड़ रहा था। वो समाज के अंदर की बुराइयों से लड़ रहा था। एक तरह का आप कह सकती हैं सोशल जस्टिस वॉरियर था वो। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन उसकी सबसे जानी मानी पहचान उड़ना वो हमेशा से नहीं थी। ये कैसे आया? हाँ, ये कहानी भी बड़ी मजेदार है। शुरू में कॉमिक्स में सुपरमैन उड़ता नहीं था, वो बहुत ऊंची छलांग लगाता था। जैसे लिखा होता था, लीपिंग टॉल बिल्डिंग्स इन अ सिंगल बाउंड। हाँ हाँ, सुना है। लेकिन फिर 1941 में फ्लेशर स्टूडियोज, जो उस जमाने के बहुत बड़े एनिमेशन स्टूडियो थे, वो सुपरमैन पर कार्टून बना रहे थे। अच्छा, कार्टून्स। हाँ, तो उनके एनिमेटर्स को लगा कि ये जो लंबी लंबी छलांगे हैं, ये स्क्रीन पर थोड़ी अजीब लग रही हैं, थोड़ी बचकानी सी। तो उन्होंने डीसी कॉमिक्स से पूछा, क्या हम इसे उड़ा सकते हैं? और डीसी ने कहा, हाँ ठीक है, उड़ा दो। बस इतनी सी बात? हाँ बस। और वहीं से सुपरमैन को उड़ने की शक्ति मिल गई और फिर कॉमिक्स ने भी इसे तुरंत अपना लिया। सोचिए, सुपरमैन की सबसे आइकॉनिक पावर इसलिए आई क्योंकि एनिमेटर्स को उसका कूदना थोड़ा अटपटा लगा था। कमाल है। और उन फ्लीशर कार्टून्स ने ही सुपरमैन की विजुअल भाषा तय की। वो जो क्लासिक उड़ने वाले पोज हैं,
या वो मशहूर लाइन फास्टर देन अ स्पीडिंग बुलेट, ये सब उन्हीं कार्टून्स की देन है। वाह, तो मतलब एक लड़के के पर्सनल दुख से एक आइडिया आया, फिर गरीबी में ड्राइंग बनी, सिर्फ $130 में बिका, और फिर एनिमेशन की वजह से उसे उड़ने की शक्ति मिली। सुपरमैन का सफर तो वाकई असाधारण रहा। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे कोई किरदार सिर्फ बनता नहीं है, वो समय के साथ इवॉल्व होता है, बदलता है। वो समाज की उम्मीदों, उसके डर, उसकी चिंताओं को दिखाता है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो अमेरिका का एक नैतिक कंपास बन गया। सही बात है। बाद के दशकों में उसकी शक्तियां कभी कम हुई, कभी बढ़ी, कहानियां बदली। ये सब उस वक्त के अमेरिकी समाज में जो चल रहा था, उसी का आईना था। ये तो सच है। और यहाँ अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर सुपरमैन की कहानी और उसकी शक्तियां उस जमाने की टेक्नोलॉजी जैसे एनिमेशन से इतनी बदल गईं, तो आज के ज़माने की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्पेशल इफेक्ट, CGI, सोशल मीडिया, वो हमारे आज के ज़माने के नायकों की कहानियों को कैसे गढ़ रही हैं और शायद अनजाने में कैसे बदल रही हैं। सोचने वाली बात। मतलब आज भी जब कोई नया सुपरमैन आता है, तुलना तो रीव्स से ही होती है ना? हाँ, ये बात तो है। ऐसा क्या था उनमें? क्या अलग किया था उन्होंने? देखिए, रीव ने ना एक कमाल की चीज पकड़ी थी। मतलब ये कि क्लार्क केंट और सुपरमैन वो सिर्फ चश्मे का खेल नहीं था, समझी? अच्छा, कैसे? वो शारीरिक तौर पर बिल्कुल अलग लगते थे। जब वो सुपरमैन बनते थे तो आवाज बदल जाती थी, थोड़ी गहरी, कंधे सीधे, पूरा पोस्चर बदल जाता था। हाँ, मैंने नोटिस किया है। लगता था जैसे दो अलग इंसान हो। ये बारीकी शायद उनकी शेक्सपियरियन ट्रेनिंग का असर था। ये सुपर हीरो किरदारों में उस वक्त नया था, एकदम नया। और वो फिल्म बनाना भी तो एक बड़ा दाव था। हाँ, बिल्कुल। उस जमाने में $55 मिलियन का बजट, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। जबरदस्त रिस्क था। और निर्देशक रिचर्ड डोनर का वो आइडिया, वेरी सिमिलिट्यूड। हाँ, कि मतलब असली लगना चाहिए, कि इंसान उड़ सकता है, इस पे यकीन दिलाना। एग्जैक्टली। और ये कितना कामयाब रहा। डोनर ने कॉमिक्स को गंभीरता से लिया, जबकि तब लोग उसे बच्चों की चीज मानते थे। सही बात है। असली दिखने वाले सेट्स, उस वक्त के हिसाब से बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स, सबने मिलकर काम किया। और नतीजा शानदार था। फिल्म ने दुनिया भर में $300 मिलियन कमाए। और असल में आज की जो सुपर हीरो फिल्में हैं ना, हाँ, उनका रास्ता उसी फिल्म ने खोला। वो एक तरह से खाका बन गई। लेकिन फिर एक अजीब सा सन्नाटा आ गया। सुपरमैन 4 के बाद तो जैसे गायब ही हो गया बड़ी स्क्रीन से, करीब 20 साल। हाँ, सुपरमैन 4 जो 1987 में आई थी, वो एक बहुत बड़ी नाकामी थी। क्या गड़बड़ हुई थी? बजट कम था, इफेक्ट्स खराब थे, उसने फ्रेंचाइजी को लगभग डुबो ही दिया था। और उसी दौरान आप देखिए, टिम बर्टन की बैटमैन आ गई थी। हाँ, वो तो बहुत चली। तो दर्शक थोड़े गहरे, थोड़े डार्क हीरोज की तरफ जाने लगे। जब तक 2006 में सुपरमैन की वापसी की कोशिश हुई, तब तक सुपरमैन थोड़ा शायद पुराना सा लगने लगा था। फिर आए ब्रायन सिंगर की सुपरमैन रिटर्न्स। देखने में तो सुंदर थी फिल्म, पर कुछ बात बनी नहीं। हाँ, वो चली नहीं उतनी। ऐसा लगा जैसे वो डॉनर वाली फिल्मों को ही बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हो। बिल्कुल। सिंगर डॉनर की फिल्मों के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने लगभग उन्हीं फिल्मों का एक तरह से रीमेक बना दिया। हाँ, ब्रेंडन राउथ भी एकदम रीव जैसे लगते थे। वही तो, कहानी भी पुरानी फिल्मों से जुड़ी हुई थी। वो एक श्रद्धांजलि ज्यादा थी, एक नई फ्रेश फिल्म कम। और शायद 2006 के दर्शक कुछ नया चाहते थे, सिर्फ दोहराव नहीं। और फिर आया धमाका, जैक स्नाइडर का मैन ऑफ स्टील, जिसने फैंस को जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया। हाँ, वो बहुत विवादास्पद रही। बड़ा बोल्ड कदम था, है ना? स्नाइडर क्या कहना चाह रहे थे इसके जरिए? स्नाइडर का सवाल यह था कि अगर सुपरमैन आज की असली दुनिया में आ जाए तो क्या होगा। हमारी जो ये उलझी हुई दुनिया है 9/11 के बाद वाली, हाँ, लोग उससे डरेंगे, सरकारें उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, उसका होना ही धरती के लिए एक इवेंट बन जाएगा। मतलब ज्यादा यथार्थवादी नजरिया। हाँ, एक यथार्थवादी नजरिया। दिलचस्प था, पर कई फैंस को वो पारंपरिक, हमेशा सही काम करने वाला, उम्मीद देने वाला सुपरमैन चाहिए था। और कुछ को ये गहराई पसंद आई होगी। बिल्कुल। हेनरी कैविल ने निभाया ये किरदार 3 फिल्मों में। अब जेम्स गन एक नई शुरुआत कर रहे हैं डेविड कॉरेंसवेट के साथ। हाँ, सुना है। इस नए सुपरमैन से क्या उम्मीदें हैं? ट्रेलर तो काफी चला। और ये ट्रेलर ने तो आते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में 250 मिलियन व्यूज, बहुत ज्यादा आए हैं। बाप रे। तो क्या लग रहा है, कैसा होगा ये सुपरमैन? ऐसा लग रहा है कि गन उम्मीद और आशावाद को वापस ला रहे हैं, लेकिन कहानी कहने का तरीका मॉडर्न होगा।
शुरुआती जो झलक दिखी है उसमें सुपरमैन आम लोगों की मदद करते दिख रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ते हुए नहीं। अच्छा, मतलब वो रक्षक वाला सुपरमैन। हाँ, शायद उसी की वापसी का संकेत है ये। अच्छा, फिल्मों से हटकर अगर एनिमेशन की दुनिया में देखें तो वहां सुपरमैन का सफर कैसा रहा है? अरे एनिमेशन में तो सुपरमैन हमेशा से बहुत आगे रहा है। आप 1940 के दशक के फ्लीशर कार्टून्स देखिए, हाँ, वो तो क्लासिक है। आज भी कमाल लगते हैं। फिर 1996 से 2000 तक आई सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज, ब्रूस टिम ने बनाई थी। वो भी बहुत पॉपुलर थी। हाँ, टिम डेली की आवाज थी उसमें। और वो डार्क डेको स्टाइल, एक तरह का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक छायादार लुक था। उसने उम्मीद और गंभीरता का एक गजब का संतुलन बनाया था। और आजकल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स, कुछ नया हो रहा है। एक जवान, ज्यादा आशावादी क्लार्क केंट दिखा रही है। दिलचस्प। और हाँ, डीसी एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स जो 2007 से चल रहा है, उसमें तो 50 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। सुपरमैन के लगभग हर पहलू को छुआ है उन्होंने। एनिमेशन में प्रयोग करने की काफी आजादी मिलती है, तो वो दिखती है। चलिए अब जरा इसके सांस्कृतिक असर पर बात करते हैं। सिर्फ एक किरदार या मनोरंजन नहीं, इस कैरेक्टर ने दुनिया पर क्या छाप छोड़ी है? देखिए, सुपरमैन ने ही वो सुपर हीरो का खाका तैयार किया जो आज हम हर जगह देखते हैं। मार्वल फिल्म में हो, एनिमे हो, वीडियो गेम्स, सब कहीं ना कहीं उसी मूल विचार से जुड़े हैं। हाँ, ये तो है। पर इससे भी बढ़कर सुपरमैन उम्मीद का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो किसी देश, धर्म या नस्ल तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सल सिंबल। बिल्कुल, वो एस शील्ड आज दुनिया भर में हीरो होने का मतलब समझाती है और ये दिखाता है कि कैसे एक फिक्शनल किरदार हमारी बदलती हुई सामाजिक सोच का आईना बन सकता है। और कॉमिक्स में, जहां से ये सब शुरू हुआ, वहां सुपरमैन कैसे बदला इतने सालों में? कॉमिक्स में सुपरमैन का सफर तो जैसे अमेरिका के बदलने की कहानी है। गोल्डन एज में, यानी शुरुआती दौर में, वो सामाजिक न्याय, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला ज्यादा था। अच्छा। सिल्वर एज में वो थोड़ा साइंस फिक्शन टाइप, अंतरिक्ष का रक्षक बन गया। ब्रॉन्ज एज में कहानियां थोड़ी यथार्थवादी हुई और मॉडर्न एज में उसके मन की जटिलताओं को, उसके द्वंद्व को दिखाया गया। जैसे डेथ ऑफ सुपरमैन, वो तो बहुत बड़ी घटना थी। हाँ बिल्कुल, डेथ ऑफ सुपरमैन 1992-93 तो एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी और क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ जैसी कहानियों ने पूरे यूनिवर्स को बदला। हर दौर उस समय के समाज को दिखाता है। और टीवी पे भी तो कई रूप दिखे हैं। हालिया सुपरमैन एंड लोएस भी काफी पसंद की जा रही है। हाँ, वो शो भी दिखाता है कि ये किरदार आज भी प्रासंगिक हैं, आज के मुद्दों से जुड़ सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सुपरमैन कोई स्थिर चीज नहीं है, वो समय के साथ लगातार बदला है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसका जो मूल तत्व है, उम्मीद का प्रतीक होना, वो हमेशा कायम रहा है। एकदम सही। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे ख्याल से, क्या? कि अगर सुपरमैन हमेशा अपने समय को दिखाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए बदलता रहा है, तो आज की दुनिया की वो कौन सी सच्चाई है या कौन सी चुनौती है जिसे अगले सुपरमैन को अपनाना होगा, ताकि वो आज भी उतना ही मायने रख सके, उतना ही प्रासंगिक बना रहे। जेम्स गन की आने वाली सुपरमैन फिल्म को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, मतलब क्या वो सच में कुछ बिल्कुल नया करने वाले? हाँ यार, ये बस फैंस की अपनी कहानियां हैं, बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ फैन थियरीज हैं, गन के इंटरव्यूज हैं, उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स भी। तो देखते हैं जरा कि 2025 की सुपरमैन फिल्म असल में क्या गुल खिलाने वाली है। सही कहा। और ट्रेलर आते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए ना? ओह हाँ, 24 घंटे में 250 मिलियन व्यूज, जबरदस्त। लेकिन असली मजा तो मुझे लगता है फैन थियरीज में है। बिल्कुल, वहीं से असली मसालेदार बातें निकलती हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो द सुपर डॉग, क्या सीन है उसका? सुनने में आया कि जेम्स गन के अपने डॉग ओजू से इंस्पायर्ड है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही लग रही है। मतलब गन ने खुद माना था कि ओजू को देखकर उन्हें ख्याल आया कि अगर उसके पास सुपर पावर होती तो सोचो जिंदगी कितनी मुश्किल और मजेदार भी हो जाती। अच्छा? हाँ, और उन्होंने कहा कि इसी सोच ने स्क्रिप्ट को थोड़ा बदला भी। तो ये स्क्रिप्ट में बाद में आया? लगता तो यही है। और मजेदार बात यह है कि डेविड कॉरिनस्वीट जो सुपरमैन बने हैं, उन्होंने कहा कि फिल्म में क्रिप्टो जो है वो दुनिया का सबसे बुरा कुत्ता है जिसके पास सुपर पावर है। सबसे बुरा कुत्ता मतलब वो कोई परफेक्ट वफादार साथी नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन उसे पालतू बनाने की या शायद ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। वो एक तरह की जिम्मेदारी है। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग एंगल है। मतलब टिपिकल सुपर पेट वाली बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और एक और नाम उछल रहा था, हैमर ऑफ बोराविया। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी काफी मिस्ट्री वाला मामला है। फैंस ने ट्रेलर में एक अखबार की हेडलाइन स्पॉट की, थोड़ी धुंधली सी। ओके, क्या लिखा था? द हैमर ऑफ बोराविया क्रिएट्स हैवॉक डाउनटाउन, मतलब शहर में तबाही मचा रहा है। द हैमर ऑफ बोराविया, तो ये कोई नया विलन है? लगता तो यही है।
शायद कोई विशाल सा गोल्डन रोबोट टाइप कुछ थियरीज है। रोबोट? हाँ, और कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शायद लेक्स लूथर के वॉर सूट का कोई अर्ली वर्जन, मतलब प्रोटोटाइप हो सकता है। अच्छा। तो मतलब गन धीरे धीरे लेक्स के बड़े गेम की तैयारी दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, एक तरह से बिल्डअप हो सकता है। लेक्स लूथर के बाद चली है, तो वो प्रेसिडेंट वाली थ्योरी का क्या हुआ? वो भी तो चल रही थी जोरों से। अरे हाँ, वो तो काफी फैली थी। हाँ, लेकिन जेम्स गन ने उसे सीधा सीधा खारिज कर दिया। सच में? कैसे? उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लिखा, लेक्स प्रेसिडेंट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट। ओके, तो वो चैप्टर क्लोज। हाँ। लेकिन कोई और कनेक्शन लेक्स से जुड़ा? हाँ, एक मजेदार कनेक्शन है स्मॉलविल टीवी शो से। स्मॉलविल से? हाँ, अच्छा। फिल्म में लेक्स की कंपनी का नाम लूथर कॉर्प रखा गया है, जो स्मॉलविल में भी था। अरे वाह। हाँ, और गन ने माना भी है कि वो स्मॉलविल के फैन है, तो ये एक तरह से टीवी वाली विरासत को श्रद्धांजलि है। ये अच्छी बात है, मतलब पुरानी चीजों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक और फन फैक्ट, निकोलस होल्ट जो अब लेक्स बने हैं, हाँ। उन्होंने पहले सुपरमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। क्या बात है, कमाल है। अच्छा, एविल सुपरमैन क्लोन की भी तो बातें थी, अल्ट्रामैन या बिजारो। हाँ, वो अफवाहें भी थी, मतलब अल्ट्रामैन या बिजारो जैसे क्लोन होंगे, पर गन ने फिलहाल इनको भी नकारा है। तो मतलब मेन विलन लेक्स ही है। हाँ, अभी के लिए तो यही कहा है, लेक्स लूथर ही मुख्य विलन है, पर भविष्य के लिए दरवाजे खुले हो सकते हैं। हाँ, कौन नहीं देखना चाहेगा कॉर्नस्वेट को अपने ही बुरे वर्जन से लड़ते हुए। बिल्कुल। अच्छा, डेविड कॉर्नस्वेट की कास्टिंग पर आते हैं। काफी चर्चा हुई, उन्हें रोल मिला कैसे? हाँ, ये कहानी भी बढ़िया है। कॉर्नस्वेट ने सोचिए 2019 में ही कहा था कि सुपरमैन बनना उनका सपना है, उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा। 2019 में? पहले से ही? हाँ, और एक और मजेदार बात पता है, वो एडवर्ड पैकर्ड के पोते हैं। एडवर्ड पैकर्ड, वो चूज योर ओन एडवेंचर वाले? वही, जिन्होंने वो कमाल की किताबें बनाई थी। अरे वाह, ये तो गजब का कनेक्शन है ना? अच्छा, क्या फिल्म में जस्टिस लीग की शुरुआत भी दिखेगी? ट्रेलर में कुछ हीरो साथ दिखे थे। देखिए, एक थ्योरी ये चल रही है कि शायद हम जस्टिस गैंग को बनते हुए देखेंगे। जस्टिस गैंग, लीग नहीं। हाँ, गैंग, जो शायद मैक्सवेल लॉर्ड नाम के कैरेक्टर के लिए काम करती है। ट्रेलर में हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक, गाय गार्डनर, वो सब एक जैसे सूट में दिखते हैं, जो 80s की जस्टिस लीग इंटरनेशनल कॉमिक्स की याद दिलाता है। वो थोड़ी अलग टीम थी। तो ये क्लासिक जस्टिस लीग से हटकर कुछ हो सकता है। बिल्कुल, शायद थोड़ी ज्यादा मजेदार या अलग तरह की डायनामिक्स वाली टीम। और सबसे बड़ा शॉक, शायद लोइस लेन पहले से क्लार्क की सच्चाई जानती है। ये कैसे हुआ? हाँ, ये तो मतलब पूरी डायनामिक ही बदल देता है। ट्रेलर से साफ है कि लोइस और क्लार्क 3 महीने से डेट कर रहे हैं। 3 महीने से? ओके। और लोइस को पता है कि क्लार्क ही सुपरमैन है। वो चश्मे वाला भेस, वो क्लासिक चीज यहाँ नहीं है। तो शुरुआत से ही पता है, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। बहुत बड़ा। ये उनके रिश्ते को एकदम अलग लेवल पर ले जाता है। शुरू से ही वो कब पता चलेगा वाला सस्पेंस खत्म। हाँ, अब देखना होगा कि इस जानकारी के साथ उनका रिश्ता कैसे डेवलप होता है। एग्जैक्टली, ड्रामा अलग तरह का होगा। मैंने ये भी सुना कि लाल चड्डी, मतलब रेड ट्रंक्स, वापस लाने के पीछे भी एक खास वजह है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं। हाँ, और ये आइडिया एक्चुअली डेविड कॉर्नस्वेट का था, जिन्होंने गन को मनाया। अच्छा, कॉर्नस्वेट का क्या लॉजिक था? लॉजिक बड़ा सिंपल और स्मार्ट है। सुपरमैन एक एलियन है ना? उसके पास अविश्वसनीय ताकतें हैं। हाँ। वो नहीं चाहता कि बच्चे या आम लोग उससे डरें, तो वो एक प्रोफेशनल रेसलर की तरह ब्राइट चमकीले रंग पहनता है। रेसलर की तरह? ओके। हाँ, ताकि वो खतरनाक न लगे, बल्कि आशा और पहुंच का प्रतीक लगे। जैसे वो कहा हो, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, डराने नहीं। वाह, ये तो काफी गहरी सोच है। मतलब सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं, कैरेक्टर की साइकोलॉजी है। बिल्कुल। इतने सालों बाद, 87 साल हो गए, सुपरमैन आज भी इतना रिलेवेंट क्यों है? क्या लगता है? मुझे लगता है कि आज की दुनिया में, जो कभी कभी बहुत निराशाजनक लग सकती है, सुपरमैन लगातार एक उम्मीद, एक आशावाद का सिंबल बना हुआ है। ये आइडिया कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए, और ये कि उम्मीद हमेशा अंधेरे पर जीत सकती है, ये बातें कभी पुरानी नहीं होती। सही कहा, ये कालातीत मैसेज है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपको जेम्स गन का विजन क्या लग रहा है? ये सिर्फ एक और सुपरमैन फिल्म है या कुछ बड़ा प्लान है? मुझे तो ये एक बहुत बड़े कैनवस की शुरुआत लग रही है। स्मॉलविल का रेफरेंस, जस्टिस गैंग की पॉसिबिलिटी, हैमर ऑफ बुराविया का रहस्य, लोइस का पहले से जानना, ये सब दिखाता है कि गन सुपरमैन के पूरे इतिहास का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो कुछ नया, कुछ अनप्रिडिक्टेबल करने से डर नहीं रहे। तो मतलब वो एक पूरा यूनिवर्स बन रहे हैं। ऐसा ही लगता है,
ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक मजबूत नींव रखने की कोशिश लग रही है। देखना होगा कितना सफल होता है। बिल्कुल, इंतजार रहेगा। यही था आज का एपिसोड फैक्ट यूनिवर्स का। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।